Hello everyone, welcome to our channel Tathastu Education. Today we are going to discuss the paper of JEE Main 2020 जो अभी 3 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले देखो 3 पेपर डिस्कस किया जाएगा। 3 शिफ्ट के पेपर क्या हो चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के तीनों पेपर क्या हो चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं। आप अगर नहीं देखो तो देख जाके चैनल पे जाके आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, बाकी सारे वीडियो को। और बाकी जो अभी पेपर्स होने वाले हैं उन सारे पेपर्स की क्या होंगे, सोल्यूशन एक एक करके डाला जाएगा यहाँ पे, और एक एक करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग। तो ठीक है, अभी इसमें इसमें क्या करना है, केमिस्ट्री सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मिक्सचर ऑफ कोन, देखो अब मिक्सचर ऑफ कोन O2 H2 हीलियम, देखो तीन, एक मिक्सचर है, तीन गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पे देखो ये तीन गैसेज हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, तीन गैसेज फिलअप है, कौन कौन सी, O2 गैस है, H2 गैस है और हीलियम गैस है। तीनों का क्या बोला जा रहा है, एग्जिस्ट इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V वॉल्यूम में प्रेजेंट है और टेम्परेचर T पे प्रेजेंट है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 2 atm है। देन द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर P टोटल, यहाँ से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो P टोटल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इसमें तीन गैसेज हैं और तीनों का क्या है, एक एक मोल है, इनमें सिर्फ 1 मोल ऑफ ईच। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगर पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सबके नंबर ऑफ मोल्स यानी 1 1 है, सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 1 है, तो इनका मोल फ्रैक्शन भी सबका क्या आएगा, सेम आएगा। मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब मोल फ्रैक्शन अगर सेम आएगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा। पार्शियल प्रेशर विल बी सेम, पार्शियल प्रेशर विल बी सेम। अगर पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। अब पार्शियल प्रेशर सेम होगा तो एक का पार्शियल प्रेशर देखो H2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी कितना हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ एच हीलियम भी कितना हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा। तो और डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पी टोटल की जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तीनों के पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तीनों के सम कर लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 atm आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट, और ये बोल सकते हैं रेडॉक्स का बोल सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड देखो जितने भी पेपर हो ना, सब में एक क्वेश्चन तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से डाला ही जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाकी लोग जिनको पेपर देने जाना है वो इसको देख के जाए। चलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है कि 1 लीटर अगर क्या लेते हैं हम लोग, H2O2 का ले लेते हैं। 1 लीटर अगर H2O2 होता है तो इसमें से कितना वॉल्यूम क्या होता है, O2 का फॉर्म होता है, वही क्या होता है, HTP क्या होता है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो देखो कितना दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया 5.6, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, H2O2 का क्या दे दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया हुआ है। तो अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि इस देखो 1 लीटर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना ले लेते हैं, 1 लीटर H2O2 का ले लेते हैं। अब 1 लीटर तो यानी कि मोल ऑफ H2O2 कितना हो गया, मोल ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा, 5.6 मोल हो जाएगा। मोल कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज ऑफ वेट बाय, अच्छा कंसंट्रेशन पूछा गया है, इसका वेट 5 वॉल्यूम, एक मिनट ये थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 H2O2 दिया हुआ है, तो इसका 1 लीटर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 5.6 हो गया। 5.6 वॉल्यूम ऑफ O2 हो गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके मोल, निकाल सकते हैं मोल ऑफ O2 निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ O2 देखो कितना हो जाएगा, मोल ऑफ O2 निकालेंगे तो 5.6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 22.4 STP पे होता है, तो ये आ जाएगा 1/4 मोल। 1/4 मोल क्या आएगा, O2 का आ गया। तो O2 का मोल हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H2O2 का मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि H2O2 किसमें ब्रेक होता है, H2O और
O2 में क्या होगा, ब्रेक होगा, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 2H2O और यहाँ से 2H2O2 आ जाएगा। तो इसके 1/4 मोल से इसके कितने आएंगे, कितने मोल से आया होगा, ये कितने से आया होगा 1/2 से आया होगा, क्योंकि 2 से 1 आ रहा है, यानी कि मोल ऑफ H2O2 कितना हो गया, मोल ऑफ H2O2 हमें पता चल गया 1/2, यानी कि 0.5 हो गया। तो यहाँ से कंसंट्रेशन पूछा गया, देखो क्या क्या पूछा गया, कंसंट्रेशन पूछा गया और परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट पूछा गया। तो कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से मोलरिटी आ जाएगा कितना 1/2 डिवाइड बाई 1 लीटर हमने लिया था, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 देखो इसमें है और इसमें है, और परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट निकालना है। तो देखो मोलरिटी अगर मान लो 0.5 है, तो परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, देखो डेंसिटी दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, और इसका इंटू 10 डिवाइड में क्या करता है, मॉलिकुलर मास ऑफ H2 34 रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 34 कर लेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, 1.7% आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस। मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन के रिस्पेक्ट में क्या बताना है, ये कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बोथ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक, ये बोला जा रहा है, पैरामैग्नेटिक बोला जा रहा है। तो देखो मैग्नेट तो तुम्हारा क्या हो गया, MnO4 2 माइनस होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट आयन हो जाएगा। और पर मैग्नेट कौन सा हो जाएगा, MnO4 पे एक माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो Mn पे क्या आएगा, +7 आएगा, +7 आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और 3d भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसमें देखो ये मैग्नेट है, तो ये क्या होता है, इसमें 4s 0 3d 1 आएगा, इसमें 6 है ना, तो 3d 1, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसमें कह रहा है बोथ पैरामैग्नेटिक बोथ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आ रहा पैरामैग्नेट, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। और इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था, इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देख लो, मैग्नेट आयन इज ग्रीन कलर, सही है, मैग्नेट आयन क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, पर मैग्नेट आयन इन पर्पल कलर का होता है। बोथ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल इन शेप, दोनों क्या होते हैं टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि MnO4 यहाँ पे ऐसा होता है ना, MnO4 यहाँ पे मैग्नेट आयन रहेगा तो 2 माइनस है, एक निगेटिव लगा दो, 2 इसे लगा, ये पर मैग्नेट हो जाएगा, सॉरी मैग्नेट होगा। अब पर मैग्नेट बनाएंगे तो यहाँ पे एक निगेटिव होता है, एक पे निगेटिव होता है, बाकी दोनों को क्या करते तीनों को क्या करते हैं टेट्राहेड्रल शेप में ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या पर मैग्नेट। तो ये दोनों टेट्राहेड्रल में ये भी सही है, ये भी सही है। और इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट मैग्नीज इज p/d, जब इसमें देखो जब बॉन्डिंग इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें डी में है ना, मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन किसमें है डी में है, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या पी में है, तो इनमें जो पाई बॉन्डिंग होगा वो भी क्या होगा p/d बॉन्डिंग ही होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट केवल कौन सा है फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि among the which of the statement identify the statement is among the following statement identify करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी क्या करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। ये सिंपल किसका है, पीरियोडिक टेबल का है क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक सा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। बेरिलियम का साइज क्या होता है स्मॉलर होता है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, सॉरी ये क्या है, साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, स्मॉल सा, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा साइज क्या होता है डिक्रीज करता है। और यहाँ पे तो नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ये क्या है सही है कि वो S2 की वजह से होता है, 3s2 की वजह से होता है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर कोवैलेंट इन नेचर रेडली, ये भी सही है।
बोथ एल्यूमिनियम एंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ये इनकरेक्ट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे लार्जर, जैसे यहाँ पे स्मॉलर लिखा हुआ है, एक्चुअली गलत था, यहाँ पे लार्जर था, बेरिलियम साइज क्या हो जाता, आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट आएगा। समझ आ गया। 4 नंबर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.1 m HCl एंड 0.1 m NaOH, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसमें टाइट्रेशन से रिलेटेड, टाइट्रेशन वाला ग्राफ मैंने बताया था कैसे बनाना होता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ, इसमें से करेक्ट ग्राफ बनाना। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसके लिए दोनों के लिए क्या है, जो टाइट्रेट करके तो जो शार्प पॉइंट आता था किसके किसके बीच में आता था, इसमें बताया था मैंने, शार्प पॉइंट किसके किसके बीच में आता है, 4 to 11 आता है। 4 to 11 जो मिड में क्या आएगा, 7 मिड में आएगा। तो देखो ये ऐसा तो ग्राफ आएगा ही नहीं, पहले ये तीनों थोड़े से, ये वाला ग्राफ होगा नहीं स्ट्रेट लाइन का, पहले यहाँ पे इस तरह का ग्राफ था। जो इक्विवेलेंट पॉइंट है यहाँ से देखो लगभग 4 से 11 है, और बीच में यहाँ पे 7 दिया हो, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें 7 ऊपर दिया हो, मतलब जो रेंज आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा होगा, और फिर 2 से लेके 7 तक कुछ आ रहा होगा रेंज, शार्प पॉइंट। तो इस तरह का तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन का ये थर्ड वाला ग्राफ हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या रहा है करेक्ट, तो इसमें हम लोग लिखते हैं ना, देखो ये डी एन ए बाई डी टी क्या होता है, रेट होता है। तो मान लो डी एन ए बाई डी टी लिख लो, इसका डिवाइड भी क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन करते हैं, कितना है 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा डी एन बी बाई डी टी, और इसका ऑप्शन नीचे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 3, हाँ ठीक है, डी एन सी डिवाइड बाई डी टी, इसकी कितना जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर चलेगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऊपर करके लिख दिया। अब यहाँ पे बराबर करके देख लो, डी एन ए बाई डी टी कर लेते हैं, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डी एन ए बाई डी टी अगर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 डी एन बी बाई डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 डी एन सी बाई डी टी हो जाएगा। और इसमें हमें देख रहे हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि द क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, सीएफटी कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, इनका क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो ये देखो रुदेनियम है, क्या दिया हुआ, रुदेनियम En3Cl2 दिया हुआ, तो यहाँ पे Cl दिया हुआ, तो यहाँ पे रुदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा। और ये जो इसमें जो ये लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पेयरिंग अगर हो सकता है तो पेयरिंग कराएंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो आयरन H2O होल 6, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, +2 दिया हुआ, तो यहाँ पे आयरन भी क्या है +2। तो और आयरन और ये दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं, आयरन और रुदेनियम क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3D6 इसका भी आएगा, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, मान लो इसका 4D6 आएगा। तो D6 ही है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसमें क्या है, वीक लिगेंड है। इसमें वीक लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग हो सब होगा। 6 है तो 6 लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, इसमें नॉट पेयरिंग होगा। इसमें पेयरिंग नहीं होगा, तो इसमें देखो ये T2G और EG इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं, ये EG हो गया और ये T2G इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर पेयरिंग करेंगे। और इसमें क्या होगा, T2G और EG इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करेंगे, तो इसमें देखो पेयरिंग होगा तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर करना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, छठा इलेक्ट्रॉन भी इसमें फिल हो गया। तो ये T2G क्या आएगा, T2G 0 हो गया।
T2G6 हो गया और Eg क्या हो गया 0। किसके लिए? रुदेनियम के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा T2G4 और Eg क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। T2G6 Eg4 और T2G4 Eg2, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंपल सा था, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया होगा। कब पेयरिंग कराना होता, कब पेयरिंग नहीं कराना, उस पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कह रहा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर 800 900 एंड 925। और देखो थर्ड डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन जो 4 और 5 है, 4 और 5 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है। डेल्टा ई डिफरेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा वो इनर्ट गैस से निकाला गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम इनर्ट गैस, रिमूव्ड फ्रॉम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ से निकाला गया है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाला गया है। तो यानी इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया होगा। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि फॉर द हाइपोथेटिकल केस लेट द वैल्यू ऑफ एल डिफाइंड। अगर एल की वैल्यू क्या हो जाए, इस तरह से डिफाइंड हो 0 1 2 3 4 एन प्लस 1। तो वैसे तो एल की वैल्यू क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 कहां से होता है, एन माइनस 1 तक होता है। अगर इसमें दो वैल्यू इंक्रीज कर दिया है, एन और एन प्लस एल 1 इंक्रीज कर दिया गया, तब क्या होगा। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। अब देखो एन, एन के लिए कह रहा है एटॉमिक नंबर 1 है, तो नोबल गैस में एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट, अच्छा एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं इसमें कि देखो फर्स्ट सेल के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट नोबल गैस, पहला नोबल गैस है। तो पहले नोबल गैस में देखो क्या आएगा, पहला ऐसे तो पहले नोबल गैस क्या था, हीलियम होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना 2 होता है। लेकिन ऐसे कह रहा है कि इसमें क्या 8 आएगा। देखते हैं इसको, देखो पहले है कि अगर पहला वाला सेल है एन इक्वल टू 1 ही है, तो इसके लिए एल की वैल्यू कौन कौन सा होगा, 0 1 एंड 2 हो जाएगा। यानी एस भी आएगा, पी भी आएगा और डी भी आएगा, तीनों आएंगे। तो 1s भी एग्जिस्ट करेगा, 1p भी एग्जिस्ट करेगा और 1d भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तब जाके ये पहला इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फर्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। क्योंकि पहला सेल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। फर्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2। एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए इसका, एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 2 प्लस 6 कितने हो गए 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 18 आ जाएगा। 18 देखो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एल्कली मेटल इज 9। तो फर्स्ट एल्कली मेटल के लिए क्या हो जाएगा, वो अगर 18 है, जैसे मान लो वहाँ पे फर्स्ट एल्कली मेटल क्या होता है, लिथियम होता है। तो अगर फर्स्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है, तो इसका कितना आएगा 19 आएगा। इसका कितना आएगा 19 आएगा, इसलिए 9 तो नहीं होगा, ये क्या है इनकरेक्ट है। कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन इन 2pz, कार्बन है। अब देखो कार्बन में तो 2pz में तो आएगा नहीं, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितने आ जाएगा, कार्बन है इलेक्ट्रॉन इन 2pz। तो 1s2 2pz, इसमें क्या आ जाएगा डी, सब आ रहा है ना, ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा आ रहा है। तो ये कोई जो इसमें 2pz में कार्बन है इलेक्ट्रॉन इन 2pz, 2p में नहीं होता, वो किस में भी हो सकता है, डी में आ सकता है ना। क्योंकि वहां पे तो उसमें तो एफ भी आना शुरू हो जाएगा, 2 वाले में क्या हो सका 2s 2p 2, ये क्या होगा 2s 2p 2d 2f भी आएगा। एफ आएगा तो इसमें कोई जरूरी नहीं, पी में तो नहीं आएगा, डी एफ में आएगा।
तो ये भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 13 हैज हाफ फील्ड बैलेंस शेल। अगर मान लो 13 रखते हैं तो 13 हाफ फील्ड कर रहा है, तो 13 इलेक्ट्रॉन फिल करो तो क्या आएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p6। सॉरी ये गलत लिख रहा है, पहले सेल अभी फिलअप कर रहे हैं ना 13, तो 1s2 और 1p6, अभी कितने हो गए, 8 हो गए। 13 फिल करना है ना, तो 5 फिल करेंगे तो 1d क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 1 अब 13 हुआ है, 4 एंड 8 5, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 13 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, हाफ, पूरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ फील्ड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर देखो क्या कह रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस और रेडॉक्स दोनों का यूज किया गया है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस भी यूज किया गया और इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया और रेडॉक्स यूज किया गया। यहाँ पे देखो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया, और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि करंट 2 एम्पियर करंट पास थ्रू अ डाइक्रोमेट सोल्यूशन। ये क्या है, एक डाइक्रोमेट सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 एम्पियर करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। यहाँ से क्या किया हुआ है, बैटरी जोड़ दिया गया होगा यहाँ पे, प्लस माइनस। तो डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है और इसमें ये रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, ये रिएक्शन दे दिया हुआ है। तो 2 एम्पियर का करंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, और कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पास कर रहे हैं। तो इतना ग्राम क्या हो रहा है, क्रोमियम प्लस 3 आयन आर फॉर्म्ड, देन द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी सेल। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालना है। तो देखो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक्चुअल में तो ये कितना आ रहा है, 0.14 ग्राम आ रहा है, 0.104 ग्राम आ रहा है। अगर हम इसमें टोटल निकाल लें कि थ्योरेटिकली कितना वो ऑप्टेन का, ये तो एक्चुअल में आ रहा है, थ्योरेटिकली उसका कितना वेट आ रहा है क्रोमियम प्लस 3 का, तो और इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा हमारा। तो मेन हमें देखो एक्चुअल में तो पता ही है वेट, थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं, तो थ्योरेटिकली ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो एफिशिएंसी निकालना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 0.01 ये 104 दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग अगर थ्योरेटिकली निकाल लेंगे कितना वेट क्या होगा, क्रोमियम प्लस 3 का आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, क्यू बाई एफ इंटू वन इक्विलेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट बराबर करते हैं, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ से क्रोमियम का देखो यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लेते हैं। क्रोमियम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +3 से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे +6 तक जा रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो वेट ऑफ क्रोमियम प्लस 3 जो फॉर्म हो रहा है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 52 इंटू इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू देखो आई इंटू टी कर देंगे, आई इंटू टी, आई देखो कितना है, 2 एम्पियर का करंट है और 5 मिनट के पास हो रहा है, 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 60 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, 965000, और यहाँ से वेट ऑफ क्रोमियम प्लस 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 52 इंटू 3 हो जाएगा। और यहाँ से वेट ऑफ क्रोमियम आने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे वेट ऑफ क्रोमियम और परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 0.14104 डिवाइड बाई वेट ऑफ क्रोमियम यहाँ से निकाल लेना, इंटू 100 कर देना, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। इसका इसका आंसर आता है 96.5%, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना इसके आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 एन NaOH न्यूट्रलाइज द 10 ml ऑफ 0.1 एन फॉस्फोनिक एसिड। तो देखो फॉस्फोनिक एसिड क्या होता है, फॉस्फोनिक एसिड ये फॉस्फोरस एसिड को ही बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड को ही बोलते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO, सॉरी हाइपोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस H3PO4 हो जाए, H3PO2 हो जाएगा। और इसमें इसका एन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक ही H प्लस ये दे सकता है, एक ही H प्लस दे सकता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH रिक्वायर्ड। तो NaOH जो है वो क्या होगा, इससे रिएक्ट कर रहा है किससे, H3PO2 से।
तो क्या आ जाएगा Na H2PO2 प्लस H2 हो जाएगा। तो इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर देते हैं। तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इसका कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू, अच्छा एक मिनट, फॉस्फोर ये हाइपो होता है, हाइपो नहीं होता, फॉस्फोरस एसिड ही होता है, H3PO3 ही होता है, फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फोरस एसिड ही होता है। तो अब देखो इसका, देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं, बराबर करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3। इसका देखो नंबर ऑफ ग्राम, तो जब यहाँ नॉर्मेलिटी दे दिया हो तो क्या होगा 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे 10 इंटू 0.1 कर देंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 10 ml आ जाएगा। तो इसका भी कितना रिक्वायर्ड होगा 10 ml। बहुत ही सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, कंसेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। तो 11 नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे 12 नंबर की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन ए आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ए एंड बी। ए और बी क्या है, दो प्रोटीन के सोल्यूशन है, और आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, सेम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। व्हेन isotonic solution A and B, 0.73 gram of protein A is dissolved in ml of 50 ml of solution। तो A के देखो कितना है पॉइंट, पहले देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो क्या कर सकते हैं, ICRT क्या हो जाएगा, इसके बराबर ICRT। टेम्परेचर तो सेम रहेगा, तो RT और RT क्या हो जाएंगे, T1 T2 क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बराबर होता है। I1 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 C2 हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी, दोनों क्या है, आई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि आई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो। तो C1 इक्वल टू क्या करते हैं, C2 कर देंगे, मोलेरिटी बराबर कर देंगे। अब मोलेरिटी देखो ए क्या क्या बोला है, 0.73 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.73 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो MA हो गया। तो ये मोल आ गया, मोल डिवाइडेड वॉल्यूम में लीटर में कर लो, 0.250 लीटर हो गया, ये मोलेरिटी इसका हो गया। और बी की मोलेरिटी देखो 1.65 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और यहाँ से आ जाएगा 0.1 लीटर कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा MA/MB कर लेंगे, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6.02 इंटू 10 पावर 22 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन 10 ग्राम, देन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एक्स 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। वेयर आंसर एज ए पी, पी आंसर देना, मॉलिक्यूलर मास क्या करना है 10 पावर -3 करना है। 6.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स हैज 10 ग्राम, व्हाट इज द मोलरिटी, जब उसका मोलरिटी बताना है। अब मोलरिटी का आंसर किसमें देना है, 10 पावर -3, यहाँ पे जो रहेगा वो वैल्यू लिखना है। तो मोलरिटी निकालना है इसका, तो देखो मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है, मोल बाई वॉल्यूम लीटर होता है। तो यहाँ पे देखो 5 ग्राम दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता चल जाए, अब वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो हमें आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखो ये पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देखो 6.022 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल का वेट कितना दिया हुआ है। तो इसमें अगर मान लो हमें मोल निकालना रहेगा, तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 कर देंगे तो ये मोल हो जाएगा, और इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ 10 ग्राम दिया, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा इसका। यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा 2। समझ में आ गया, तो यहाँ से 2.5 हो जाएगा, और 100 कर देंगे तो 0.025 हो जाएगा। समझ में आ गया, लीटर में ही दिया तो 2.5 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 0.25 मोलरिटी होगा। इसको टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10 to the power -3 लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या देंगे 25, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया 13 नंबर।
अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है। राइट डाउन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 का ऑर्डर लिखना है, SN2 किसमें फास्ट होगा। तो पहले तो ये समझो कि ये एरो जो Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पे बेंजीन रिंग पे नहीं जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे इस तरह का नहीं है। ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है ये। ये क्या है, सिंपल RH होता है ना वैसे, क्योंकि CH2Cl देखो यहाँ पे दिया हुआ, क्या है CH2Cl दिया हुआ है। तो सब में देखो CH2Cl है, CH2Cl है, CH2Cl है, तो ये तो बाकी सबके इफेक्ट के बेसिस पे देखते हैं। तो देखो ये मैकेनिज्म क्या होगा, देखो SN2 है, SN2 मैकेनिज्म दे दिया गया, तो ये क्या होता है, लेस क्राउडिंग होना चाहिए, लेस क्राउडिंग होना चाहिए। और इसमें माइनस वाले ग्रुप क्या होना चाहिए, -M -H -I क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे रेट को, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट को। -I -M और -H क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे इसका कौन सा लगेगा, -M लगेगा। यहाँ पे -I यहाँ पे देखो ये स्टेरिक की वजह से क्या होता है, इसका -I ही लगता है, क्योंकि ये दोनों प्लेनर नहीं रह पाते हैं। तो प्लेनर रहने का तो -I लगेगा, और इसका भी क्या आ जाएगा, -I आ जाएगा। यहाँ पे तो केवल रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो सब में है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो अब देखो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, माइनस इफेक्ट किसका लग रहा है, यहाँ पे -I -M सबसे ज्यादा है। तो यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और सेकंड वाले में देखो दो -I है, यहाँ पे भी देखो दो -I है, बट यहाँ पे जो पास में है ना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जो डिस्टेंस सबसे कम होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो थर्ड हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। थर्ड के बाद से किसको देखो, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, और सेकंड के बाद से कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 2 4, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर बताना है। ये जो है कंपाउंड क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ था, देखो पहले जो ए है उसका रिएक्शन किससे कराना है, ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराया है। फिर कंसंट्रेट, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। चलो अब तो जो भी है पहले देखते हैं कौन सा होगा। H2SO4 है, हीटिंग इफेक्ट है, एलिमिनेशन हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, डी एंड ई आएंगे। तो ये देखो यहाँ प्रोडक्ट देख के लग रहा है कि ये जो एक ऑक्सलेट आयन है और एक एल्कोहल है, मतलब ये कंफर्म है कि ये कौन सा है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, कैनिजारो रिएक्शन हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, कैनिजारो रिएक्शन हुआ होगा। और ये कौन सा है, एल्डोल कंडेंसेशन से। तो बी अल्फा बीटा के बीच में क्या आता है, ये बनता है डबल बॉन्ड आता है, तो एल्कोहल क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और ये क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन से बना हुआ। यानी कि ये डी जो आया होगा, अब वो देखो डी एंड ई में से एक क्या होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि फर्स्ट क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें अगर ग्रिनार्ड रीजेंट H3O प्लस रिएक्शन कराएंगे तो CH3 क्या होगा, CH3 माइनस का यहाँ पे अटैक होगा, और यहाँ से O माइनस आएगा और H बन जाएगा। तो पहले बी क्या आ जाएगा इसका, देखो इसका जो बी आएगा वो यहाँ पे CH2, और सी पे यहाँ पे क्या आएगा, CH3 जुड़ गया, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये पहला स्टेट। अब दूसरा कंसंट्रेट H2SO4 हीटिंग है, H प्लस हीटिंग है, तो ये क्या डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एल्कीन बनेगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या होगा, इनके बीच में आ जाएगा। तो देखो एल्कीन कौन सा बन जाएगा, यानी कि सी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल वन CH हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और CH3। ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये एल्कीन बन गया। अब इसका यहाँ पे क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस कराना है। ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO आ जाएगा, यहाँ पे बेंजील डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि जिंक यूज किया गया है। कौन सा है, रिड्यूसिव है, रिड्यूसिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो बेंजील डिहाइड आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका CH3, कीटोन बन जाएगा, CH3 CO CH3 हो जाएगा। अब देखो ये हो सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें डी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें इसका कहने जा रहा होगा तो क्या बन जाएगा,
PHCOA बन जाएगा, और इसका अगर हम लोग कराएंगे एल्डोल कंडेंसेशन तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यानी आंसर हमारा क्या है कि फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन से रिलेटेड है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड बोला गया है कि नंबर ऑफ सीओ इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन है तो उसमें कितने सीओ ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे ये हमें बताना है। तो पेप्टाइड चेन देखो इसमें क्या दिया, ये एस्पार्टिक एसिड दिया हुआ है। एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होता है, ग्लाइसिन, और ये हो जाएगा लाइसिन। तो इनका स्ट्रक्चर देखो, इनके तीनों को मिला के क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है। तो देखो ये सात तीनों तीनों क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, देखो यहाँ पे CH एक साइड में क्या होता है, COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH होता है, और इधर क्या होता है, NH2। तो एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे अगर CH2 COOH जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एस्पार्टिक एसिड होता है। अब ग्लाइसिन देखो, ग्लाइसिन में सिंपल क्या होता है, NH2 CH, और यहाँ पे क्या होता है, COH होता है। ये हो जाएगा क्या, लाइसिन, ग्लाइसिन हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा। और ये जो लाइसिन देखो, लाइसिन में क्या होता है, यहाँ पे NH2, ये COOH हो जाएगा, और इधर साइड में रहता है CH2, यहाँ पे 4 रहता है, और मतलब CH2 करके रहता है, और NH2 दिया रहता है। ये है क्या, लाइसिन, ये हो गया ग्लाइसिन, और ये हो गया पेप्टाइड चेन। अब अगर मान लो इसमें ये एस्पार्टिक एसिड, इसमें अगर पेप्टाइड चेन बनाना है तो इसका क्या करते हैं, इसका OH ले लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, H ले लेंगे, यहाँ से H2 रिमूव कर देंगे, इसका OH और इसका एक H ले लेंगे और पेप्टाइड चेन बना देंगे। तो वो तो पेप्टाइड चेन तो चलो बन जाएगा। अब इसमें तीनों पेप्टाइड है, अब इसमें कितने सीओ ग्रुप है वो काउंट करना था। देखो एक सीओ ग्रुप ये आएगा, एक यहाँ पे सीओ ग्रुप आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक सीओ ग्रुप यहाँ पे आएगा, तीन हो गए, और एक सीओ ग्रुप आएगा यहाँ पे आएगा। तो टोटल कितने ग्रुप आएंगे, 4 सीओ ग्रुप आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 सीओ ग्रुप पर जाएंगे। जो पेप्टाइड चेन बनेगा उसमें क्या होगा, तो इसमें क्या था कि जो भी अमीनो एसिड थे इनके स्ट्रक्चर पता होने थे थोड़े से। तो देखो एनसीईआरटी में टोटल 20 लिखे हुए हैं अमीनो एसिड, तो 20 के क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी क्या है, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का। तो सिंपल ये तीनों क्या है, इधर ड्रग्स दिए हुए हैं, ड्रग्स है, और इनका हमें क्या बनाना है, इनका कौन से कॉजेज के लिए हमें यूज करते हैं इसके लिए। तो देखो क्लोरमफेनिकोल होता है, ये सॉरी, ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। रेनिटिडीन होता है, ये एंटी हिस्टामिन के लिए यूज करते हैं। ये फेनेलजीन है, ये क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। और मॉर्फिन होता है, क्या होता है, एनाल्जेसिक्स होता है। तो ये इनके बारे में, ड्रग्स के बारे में एक एक करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ कि किसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो ए के लिए कौन सा है, एंटीबायोटिक 3, ए के लिए देखो 3 है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। बी के लिए रेनिटिडीन क्या हुआ है, एंटी हिस्टामाइन, तो 2 हो जाएगा, ये इसमें भी दिया हुआ और इसमें भी दिया हुआ। और सी फेनेलजीन के लिए क्या हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट 5 हो जाएगा। तो यानी 5 यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। 17 नंबर। अब आ जाता है नीचे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो टर्सीरी ब्यूटॉक्साइड है, और ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2 मैकेनिज्म होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, X जुड़ा हुआ है। और टर्सीरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सीरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, O माइनस, ये क्या होता है, सी पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो इसका साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, लार्जर साइज, लार्जर साइज होने की वजह से कौन सा मैकेनिज्म, लेस स्टेबल एल्कीन फॉर्म होता है। लेस स्टेबल एल्कीन आर फॉर्म्ड, लेस स्टेबल एल्कीन आर फॉर्म्ड। क्या होता है इसमें, लेस स्टेबल एल्कीन फॉर्म होता है। तो देखो इधर वाला क्या होगा, स्टेबल डबल होता है, इधर क्या होता है, डबल, मोर लेस स्टेबल होता है। तो फाइनल क्या आएगा, लेस स्टेबल वाला कौन सा जगह, मतलब ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये हमारा क्या होगा, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो H और X यहाँ से क्या होगा, यहाँ का X और यहाँ का H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर बनता अगर डबल बॉन्ड आता, यहाँ पे अगर आता तो क्या होता, मोर स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे लेस स्टेबल बनता है। टर्सरी साइज ज्यादा होने की वजह से तो ये क्या होता है, किनारे ही अटैक कर पाता है।
और किनारे अटैक कर पाएगा तो क्या बनेगा, लेस स्टेबल वाला बनेगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको 18 नंबर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 9, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ऑर्थो पोजीशन में, तो इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये अगर पैरा पे जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मतलब कौन से में होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें अब क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन दोनों के बारे में। तो बोला जा रहा है बी इज लेसर वाटर सॉल्युबल देन ए। बी कह रहा है कि लेस वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखो जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मान लो जो H2O है, ये की एक मॉलिक्यूल है, वो H2O जो बाहर रहेगा उससे भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। H2O इससे भी क्या हो सकता है, H2O से भी हाइड्रोजन, तो मतलब जो बाहर है सॉल्वेंट उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। वो बाहर इंटरेक्ट ज्यादा कर रहा है तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सॉलिबिलिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, तो बी क्या होगा, मोर सॉल्युबल हो, तो ए सॉरी ए कह रहा है बी, बी लेस सॉल्युबल। तो बी क्या कह रहा है, लेस सॉल्युबल कह रहा है ना, तो बी क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, बी इज मोर क्रिस्टलाइन इन नेचर देन ए। बी कह रहा है कि मोर क्रिस्टलाइन होगा, ये करेक्ट है। बी क्या होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, दोनों क्या है पैरा पोजीशन पे ना, तो बाकी सबसे क्या होगा, सिमेट्रिकली प्रेजेंट रहेगा। सिमेट्रिकली प्रेजेंट रहेगा तो क्रिस्टलाइन टाइप का होगा, तो ये बी क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बी हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये भी सही है, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। उसमें इंटर मॉलिक्यूलर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उनको ब्रेक करके तब तो बॉइल करना है, तो क्या करना, ब्रेक करना पड़ेगा उनके बॉन्ड को। अब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, वहां से वेपर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ले जाना होगा। समझ में आ गया। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से क्या होता है ना, करेक्ट स्टेटमेंट, तो बी एंड सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बी एंड सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए देखो, जो दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा पॉजिटिव सीओ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और स्टेरिक कम होना चाहिए। स्टेरिक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उनमें क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होता है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH है, प्रोपेनॉल है। और कौन कौन सा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन देखो CH3 CH2, इसलिए इसमें नंबर नहीं दिया है CO का, क्योंकि कहीं पे रहेगा सेम ही आएगा ना, नेमिंग क्या आएगा, सेम ही आएगा, प्रोपेनॉन CH3 CO एंड CH3। और बेंजल डिहाइड देखो PH C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं। तो जहां पे एल्डिहाइड वाला रहेगा, एल्डिहाइड वाले जो रहेंगे वो क्या होता है, उनमें रेट क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि उनके साइड में क्या होता है, एक H होता है, लेस क्राउडिंग होता है, तो वहां पे अटैक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एल्डिहाइड वाले जो भी रहेंगे उनमें क्या होगा, आंसर आएगा। तो एल्डिहाइड वाला ये है और एल्डिहाइड वाला क्या है, ये है, तो इन दोनों में रेट फास्ट होगा। तो सबसे देखो, अब इनमें देखो किसमें, ये तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। और ये क्या है, डेल्टा इसमें क्या आएगा, प्लस आई आएगा, तो ये भी कम करेंगे लेकिन थोड़ा कम कम करेगा। तो सबसे ज्यादा रेट किसमें हो जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। ब्यूटेनोन में क्या हो जाएगा सर, रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ब्यूटेनोन जो होगा, सॉरी, ये प्रोपेनल, प्रोपेनल में क्या होगा, रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन बेंजल डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है कीटोन के कंपेरिजन। अब इन दोनों कीटोन में कंपेयर कर लो, तो यहाँ पहले क्राउडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, CH3 CH3 दो ही है, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्राउडिंग है, तो इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस एसीटोन आ जाएगा, एसीटोन में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 COCH3 पे हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है, प्रोपेनोन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोपेनल
प्रोपेनॉल वाले दो ही हैं, बेंजल डिहाइड, यहीं से आंसर आ जाएगा कि सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद से लास्ट में ये वाला आ जाएगा ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 पे। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 21 नंबर क्वेश्चन, 21 ही क्वेश्चन सब मिल पाए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एसिड रेन? एसिड के रेन के रिस्पेक्ट में कहते हैं कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखो एसिड रेन क्या होता है, ये जो SO2 गैस, NO2 गैस जो क्या होते हैं फैक्ट्रीज से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से क्या होते हैं जो निकलते हैं, तो वो क्या होता है ऊपर जाके जो रेन H2O होता है, H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसिड बन फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एसिड, और वो रेन के फॉर्म में क्या आते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है इट करोड्स द वाटर पाइप। ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, ये क्या है, करेक्ट है। तो और देखो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज एंड, ये दो ये हार्मफुल होता है, एसिड अगर गिरेगा ट्रीज प्लांट्स पे तो हार्मफुल होगा, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। और इट डज नॉट कॉजेज द ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है एनिमल्स को, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इट डज नॉट कॉजेज द ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग है, इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आता है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इट डैमेज द बिल्डिंग एंड अदर्स, ये क्या है, सही है, बिल्डिंग्स को क्या करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ताजमहल है। ताजमहल क्या कर रहा है, आसपास की उसका कलर चेंज हो रहा था, इसलिए इंडस्ट्रीज वहां से क्या करते हैं, हटा दिया गया, क्योंकि उसमें एसिड रेन ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, काला पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखो बी एंड सी जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी एंड सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये हो गया सोल्यूशन तुम्हारा 3 सितंबर का, जो वो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका सोल्यूशन हो गया। होप आप सभी को क्या होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारे वीडियोज इस पे जो आते रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चैनल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सोल्यूशन में। थैंक यू।